हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू दिस चैनल। और हम आज नेक्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, जो कि फ़िज़िक्स में हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं साउंड का। तो उसका हम 41 क्वेश्चन से अब डिस्कस करेंगे। इससे पहले बहुत से चैप्टर्स फ़िज़िक्स में हो चुके हैं, लगभग फ़िज़िक्स कंप्लीट होने को है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लें, और चैनल पर नए हैं तो नए वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन आज का जो हमारा होगा 41 से हम स्टार्ट करेंगे। 41 कहता है, सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगें होती हैं। यानी टीवी के रिमोट में जो वेव्स यूज़ होती हैं वो कौन सी होती हैं? तो वो यूज़ होती हैं अवरक्त किरणें। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। टीवी के रिमोट में कौन सी वेव्स यूज़ होती हैं? तो अवरक्त किरणें यूज़ होती हैं। और यहाँ पर कहा जा रहा है सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल होता है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में अगर हम थोड़ा समझें तो सामान्यतः टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में जो प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं वो अवरक्त किरणें होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 42, कहता है टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो सेम क्वेश्चन है, थोड़ा लैंग्वेज में चेंज है। टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का यूज़ होता है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अवरक्त जो तरंगें होती हैं उनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए यूज़ किया जाता है? अगेन सेम क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर अगेन करेक्ट होगा, अवरक्त तरंगें। कौन सा विकिरण? अवरक्त विकिरण या अवरक्त तरंगें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 44। तो 44 में अगेन सेम क्वेश्चन है कि टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में कौन सी तरंगें यूज़ हो रही हैं, कौन सा विकिरण यूज़ हो रहा है? तो अगेन यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अवरक्त तरंगें। आगे अगर हम बात करते हैं 45 क्वेश्चन क्या कहता है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? इन ऑप्शंस में से 4 ऑप्शन आपके पास है, ए बी सी डी। तो जब टीवी का स्विच आप ऑन करते हैं तो इनमें से क्या होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। यानी जो स्क्रीन है और जो वॉल्यूम है वो एक साथ शुरू होते हैं जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है। तो टीवी का स्विच ऑन करने पर श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ध्वनि के प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलने के कारण ध्वनि बाद में सुनाई पड़नी चाहिए, किंतु टेलीविज़न में ऑडियो जो सिंक्रोनाइज़र होता है उसको लगाकर इस त्रुटि को दूर किया जाता है। तो ध्वनि और श्रव्य बिल्कुल एक साथ स्विच ऑन करने के बाद हमें सुनाई और दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, कहता है दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है किसके माध्यम से? जो दूरदर्शन का प्रसारण होता है उसमें चित्र संदेशों का संचरण कैसे होता है? तो वो होता है आयाम मॉडुलन द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। आपसे आयाम पूछा जा सकता है, आवृत्ति भी होगा, कला भी होगा और कोण भी होगा, लेकिन जो प्रसारण होता है उसमें आयाम मॉडुलन के द्वारा होता है। किसके? आयाम के द्वारा। तो दूरदर्शन प्रसारण में ध्वनि संचरण के लिए आवृत्ति मॉडुलन और चित्र संदेशों के संचरण के लिए आयाम मॉडुलन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, कहता है टेलीविज़न प्रसारण में श्रव्य यानी कि सुनने के संकेतों को प्रेषित करने के लिए कौन सी टेक्निक है? तो अभी हमने ऊपर देखा चित्र संदेशों के लिए, चित्र के लिए आयाम है, और यहाँ पर पूछा गया है श्रव्य यानी कि सुनने के लिए। तो सुनने का जो संकेत प्रेषित करता है वो टेक्निक होती है आवृत्ति आरोपण। आवृत्ति होती है फ्रीक्वेंसी जो कि सुनने से रिलेटेड है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका क्या होगा? करेक्ट होगा, यानी कि श्रव्य संकेतों को प्रेषित करती है आवृत्ति आरोपण। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब 48 क्वेश्चन कहता है एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है, इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति कितनी होगी? तो इसको हम एक फॉर्मूला से देखेंगे। यहाँ पर हमें डिस्टेंस दी हुई है रेडियो स्टेशन से 30 मीटर, और हमें बताना है कि इस स्टेशन द्वारा भेजी गई जो वाहक तरंगें हैं उनकी आवृत्ति कितनी होगी। तो यहाँ पर आप एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n = c/I। तो यहाँ पर आपको c पता है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, और यहाँ पर आपको I की वैल्यू पता है 30। तो यहाँ पर आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? n आपको मिल जाएगा, आवृत्ति मिल जाएगी 10 मेगाहर्ट्ज़।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 49th। यहाँ पर कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है। कथन कहता है कि रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती हैं और इसका कारण है कि रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है। ठीक है, तो दो आपको पॉइंट दिए हुए हैं, आपको इनमें से बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पर अगर आप इसके कथन को देखें कि रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती हैं, तो ये गलत है, जबकि रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ए यहाँ पर गलत होगा, लेकिन जो आर है वो बिल्कुल क्या है, सही है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए, रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय प्रकृति की होती हैं, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर हमारा जो साउंड चैप्टर है वो कंप्लीट होता है और अब हम बात जो करने जा रहे हैं वो हम करेंगे विद्युत धारा की, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की अब हम बात करने जा रहे हैं। उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में जो कि पूछे जाते हैं उन सबको हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक 100 वाट का बिजली का बल्ब है, वो 10 घंटे चलता है, तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च कितना होगा। तो 100 वाट का जो है वो बल्ब है और 10 घंटे वो जल रहा है, तो हमें क्या करना है, अगर हमें 5 रुपये प्रति यूनिट दे रखा है और खर्च पूछा है तो हमें पहले इसको यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 100 वाट का बल्ब है, 10 घंटे जलता है, तो 100 × 10 हो जाएगा, यानी कि 1000 वाट घंटा। और 1000 वाट घंटा क्या होता है, 1 किलो वाट घंटा, और 1 किलो वाट घंटा में होती है 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है, 5 रुपये। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 रुपये हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि 100 वाट का बल्ब है, 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ पर 1 यूनिट होगा इसकी वैल्यू, क्योंकि यूनिट में पूछी है, पैसे तो दी नहीं हुए यहाँ पर। जैसे कि हम यहाँ पर देखा 1 यूनिट आया है, तो 1 इकाई या 1 यूनिट एक ही बात है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 यूनिट आ जाएगा, यानी कि 1 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, यहाँ पर आप ऑप्शन ए देख सकते हैं, 3.6 × 10⁶ जूल। जूल में यहाँ पर आपको पूछा है 1 किलोवाट घंटा, तो आप इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, 1 किलोवाट और 1 घंटा, तो 1 किलोवाट में 1000 जूल पर सेकेंड और 1 घंटे में 3600 सेकेंड। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा, 3.6 × 10⁶ जूल के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन, 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है, तो इसमें जो विद्युत ऊर्जा की इकाई यानी कि यूनिट होंगी वो कितनी यूज़ होंगी। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, 100 वाट का बल्ब है और 4 घंटे तक वो जलता है, तो देखिए इसकी जो एनर्जी कितनी हो जाएगी, 400 वाट घंटा। लेकिन वाट घंटा को हमें किस में कन्वर्ट करना है, किलोवाट घंटा में। तो इसको जब हम किलोवाट घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो 0.4 किलोवाट घंटा ये हो जाएगा, और यानी कि इसमें कितनी यूनिट हो जाएंगी, 0.4 यूनिट इसमें हो जाएंगी। ठीक है, तो 400 वाट घंटा किसके बराबर होगा, 0.4 किलोवाट घंटा के, और ये किसके बराबर होगा, 0.4 यूनिट के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिफ्थ कहता है, बिजली की खपत का बिल इसके मापन पर आधारित होता है। जब बिजली का बिल दिया जाता है तो किसकी जो रीडिंग है वो ली जाती है, किसका मापन लिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, विद्युत का जो बिल होता है वो किलोवाट पर घंटे के मापन पर आधारित होता है। ठीक है, किस पर, किलोवाट पर घंटे पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, किलोवाट पर घंटा, 1 घंटा में 1000 वाट व्यय की गई क्या होती है, विद्युत ऊर्जा होती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, वॉट। ठीक है, इसमें आपका क्या आंसर सही होगा, वॉट। तो विद्युत का बिल किलोवाट पर घंटे के मापन पर आधारित होता है, किस पर, किलोवाट पर घंटे पर, और किलोवाट पर घंटा 1 घंटा में 1000 वाट व्यय की गई ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यदि 60 वाट का बल्ब है, प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाता है, तो 30 दिन में कितनी यूनिट खर्च होंगी, ये पूछा है। तो 60 × 30, यानी कि क्योंकि 60 वाला जो वॉट का बल्ब है 5 घंटे प्रतिदिन जल रहा है, तो ×5 × 30, क्योंकि 30 दिन तक जल रहा है, और आप इसको 1000 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये किलोवाट घंटा में आ जाएगा, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 यूनिट आ जाएगी। ठीक है, किलोवाट
घंटा क्या हो जाएगा, वॉट इंटू घंटा, और अपॉन यूनिट में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं जैसे हमने ऊपर भी किया है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 9 यूनिट आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। 60 इंटू 5 इंटू 30, क्योंकि 60 वाट का बल्ब है, 5 घंटे चल रहा है 30 दिन तक, ठीक है। और इसको यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, 1000 से इसको क्या कर दिया, डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 कहता है कि एक सुरंग में 100 वाट क्षमता का 5 बल्ब लगे हैं और 20 घंटे चलाए जा रहे हैं, तो संपूर्ण विद्युत ऊर्जा कितने यूनिट खर्च होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 100 का जल रहा है 20 घंटे तक, तो इंटू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 20 हो जाएगा और अपॉन 1000, तो 2 यूनिट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर आपको पैसे भी दिए होंगे खर्च में, तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इसके मल्टीप्लाई करके इसका खर्च निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बल्ब कितने जल रहे हैं, देखिए यहाँ पर 5 बल्ब जल रहे हैं। कितने बल्ब जल रहे हैं, 100 वाट क्षमता के 5 बल्ब में 20 घंटे तक जल रहे हैं। तो पहले हम 100 वाट क्षमता के 20 घंटे तक एक बल्ब की विद्युत खपत निकालेंगे जो कि 2 यूनिट होगी, और फिर उसको क्या कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 बल्बों की हमारे पास क्या निकल जाएगी, जो कंजप्शन हो रही है वो निकल जाएगी। यहाँ इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। 8th क्वेश्चन कहता है एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, तो कौन सा कथन इनमें सही होगा। तो कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, ऑप्शन डी यहाँ पर आप देख सकते हैं करेक्ट होगा। तो अगर 2 बल्ब जल रहे हैं तो उनमें से जिस बल्ब का प्रकाश कम है, लाइट कम जो दे रहा है, तो उसका रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं P इजिकल्स टू VI, ठीक है। तो प्रकाश यानी पावर जितनी ज़्यादा होगी उसका जो रेजिस्टेंस है वो उतना क्या होगा, कम होगा। पावर कम होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। 9th कहता है 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा हुआ है। 220 जो वोल्ट का जनरेटर है उससे एक बल्ब जुड़ा हुआ है। धारा यानी कि करंट आपको दिया हुआ है 0.5 एंगस्ट्रॉम, बल्ब की शक्ति यानी पावर पूछी है P। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो पावर P पूछी है और आपको वोल्ट यहाँ पर दिया हुआ है जनरेटर की 220 वोल्ट, और धारा दी हुई है I की वैल्यू आपको गिवन है। तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं W इज इक्वल्स टू VIT। W इज इक्वल टू होता है VIT, और एक फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू W/T। P इज इक्वल्स टू W/T और W बराबर होता है VIT के, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, T से T कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा P इज इक्वल्स टू VI। धारा आपको दी हुई है, वोल्ट आपको दिया हुआ है और पावर आपसे पूछी है। तो P इज इक्वल टू W/T और W के बराबर क्या होता है VIT। तो यहाँ पर T से T कैंसिल आउट हो जाएगा और P इज इक्वल्स टू क्या बचेगा VI। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 10th क्वेश्चन, एक मकान में 2 बल्बों में से एक दूसरे से अधिक रोशनी दे रहा है यानी कि ज़्यादा चमकदार है, तो इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक है, ज़्यादा रेजिस्टेंस किस में होगी। तो जो कम रोशनी देगा उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। मंद रोशनी यानी कि कम रोशनी वाले बल्ब में जो रेजिस्टेंस है, अवरोधक है, वो ज़्यादा होगी, हाई होगी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 क्वेश्चन कहता है डायनेमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से यूज में लाती हैं वो वास्तव में कैसा होता है। तो जो डायनेमो होता है वो होता है ऊर्जा का परिवर्तक, वो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परावर्तित कर देता है। तो डायनेमो क्या करता है, ऊर्जा का परावर्तन करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब जो डायनेमो है मूल रूप से विद्युत जनरेटर उसको कहते हैं। जनरेटर जो होता है आमतौर पर इसका तात्पर्य होता है एक जनरेटर जो दिष्ट धारा उत्पन्न करता है। डायनेमो में घूर्णन करती हुई तारों की कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र का यूज करके यांत्रिक घूर्णन की ऊर्जा को फैराडे के नियम के अनुसार दिष्ट विद्युत धारा में चेंज किया जाता है। तो ये ऊर्जा का क्या करता है, परावर्तन करता है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में क्या करता है, परावर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 12th कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति कौन सी है। यानी कि ये 4 जो आपको
यंत्र दिए हुए हैं इनमें से विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर कौन आधारित है? तो ऑप्शन सी डायनेमो और ऑप्शन डी विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर और डायनेमो, ये दोनों किस पर आधारित होते हैं? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित होते हैं। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कौन काम करते हैं? डायनेमो और विद्युत मोटर। तो डायनेमो और विद्युत मोटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्तियां हैं। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, जबकि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब यहाँ पर एक दो क्वेश्चन आपके और कवर हो जाते हैं। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि डायनेमो कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलेगा? विद्युत ऊर्जा में। जबकि जो विद्युत मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को किस में चेंज करता है? यांत्रिक ऊर्जा में। यानी कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में चेंज करता है और जो मोटर होती है विद्युत मोटर, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, यानी कि चेंज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है 13 कि डायनेमो परिवर्तित करता है। तो वही क्वेश्चन जो मैंने अभी डिस्कस किया है कि डायनेमो यानी कि जो जनरेटर होता है वो कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में चेंज करता है? तो जो डायनेमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। आप याद रखेंगे, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार, तो आप इसको याद रखें, बिल्कुल ना भूलें कि डायनेमो जो होता है वो कौन सी एनर्जी को किस में चेंज करता है? यांत्रिक ऊर्जा को किस में? विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। अगेन सेम क्वेश्चन, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका फिर से करेक्ट होगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो ये पीसीएस प्री का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th डायनेमो का कार्य है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनेमो। यानी कि जिससे आप क्या कह सकते हैं, आपका विद्युत आपका जनरेटर होता है उसको ही डायनेमो कहा जाता है, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये आप ध्यान रखेंगे। 16th क्वेश्चन कहता है टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं? तो आपको पता है ऑप्शन सी, यहाँ पर टरबाइन की भी बात हुई है और डायनेमो यानी कि जनरेटर की भी बात हुई है। और ये पूछा है कि कौन सी एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं? तो हमने अभी पढ़ा है कि यांत्रिक ऊर्जा को यानी मैकेनिकल एनर्जी को किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो टरबाइन हो या डायनेमो हो, उसमें हम मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को किस में चेंज करते हैं? विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हैं, क्योंकि एग्जाम ऑन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आप यहाँ पर इनके सामने देख सकते हैं कितनी बार एग्ज़ाम्स में रिपीट हुए हैं। इसके अलावा हिस्ट्री की, हमारी मॉडर्न हिस्ट्री भी साथ साथ चल रही है, उसकी भी वीडियोस आपको लगातार इस चैनल पर मिल रही हैं, और आपने नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लें। फिज़िक्स का ऑलमोस्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं इससे पहले की वीडियोज़ में, आपने वो भी नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लें अगर आपको इम्पॉर्टेंट लग रही हैं तो। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।